चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने बात की थी न्यूमेरिकल्स के बारे में। उससे पहले जो हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज देखे थे, उनके जितने भी न्यूमेरिकल्स जो है वो बन सकते थे, या क्या क्या ऐसी जो गलतियां हैं आप न्यूमेरिकल्स में करते हैं, वो हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, टॉपिक का नाम हमारा रहेगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो था वो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। तो साइंटिस्ट जो है वो क्या है, डाल्टन ही है, और उन्होंने जो परमाणु का सिद्धांत दिया उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, देखो क्या है, सीधा मैं आपको यहाँ पर या इस टॉपिक पर ले जाने से पहले कुछ एक या दो बातें जो है इंपॉर्टेंट, वो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ, जो जस्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या होंगी, जनरल नॉलेज के लिए होंगी। बहुत ही साल पहले, अगर मैं बात करूं अराउंड 400 बिफोर क्राइस्ट, अब ठीक है, क्या हो जाएगा, लगभग 400 बीसी या बिफोर क्राइस्ट, क्या था, एक कह सकते हो आप, ठीक है, फिलोसोफर थे, एक इंडियन फिलोसोफर थे। क्या थे, एक इंडियन फिलोसोफर थे, आप कह सकते हैं एक इंडियन या एक भारतीय दार्शनिक थे, जिनका नाम, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप देखो, अब पता है हमें कि कुछ टाइम से, या कुछ कहने का मतलब कि कुछ पिछले जो 100-200 सालों से जो साइंटिस्ट हैं, ठीक, वो क्या कर रहे हैं, अलग अलग डिस्कवरी, यानी कि अगर हम सिर्फ साइंस की बात करें तो साइंस की फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं आज के टाइम में वो साइंटिस्ट हैं। लेकिन जो टाइम मैंने आपको यहाँ बताया है, उस टाइम पर उतने ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो नहीं थे। तब क्या होता था कि जो जैसे मान लो साधु संत होते हैं या फिर जो ऋषि होते हैं, लोग जो थे उन्हीं के पास क्या करने जाते थे, पढ़ने जाते थे, गुरुकुल में या जिस तरीके से भी पढ़ने जाते थे, एंड देन वहां पर उन्हें वो शिक्षा जो है वो दी जाती थी। ठीक है, तो यही चीज थी उस टाइम पर। वैसे ही एक दार्शनिक थे, एक ऋषि थे, जिनका नाम था महर्षि कन्नड़। आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, महर्षि कन्नड़ नाम के एक दार्शनिक या एक फिलोसोफर थे। उन्होंने एक बात कही थी, और वो बात क्या कही थी कि अगर मान लो मैं किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी पदार्थ मैं ऐसा ले लूं और उसे क्या करने लग जाऊं, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है करने लग जाऊं, यानी कि पहले मैंने ये एक सब्सटेंस लिया, मैंने इसे पहले क्या किया, दो हिस्सों में तोड़ा, फिर उन दोनों हिस्सों को क्या किया, और दो दो हिस्सों में तोड़ दिया, और इस तरीके से मैं इसे एक के बाद एक क्या करता गया, कट करता गया। तो जो लास्ट में मुझे एक ऐसा पार्टिकल जो है वो मिलेगा, ओके, जिसे मैं और ज्यादा नहीं तोड़ सकूंगा। कोई भी सब्सटेंस हो दुनिया में, कोई भी चीज अगर हम ले लें, अगर हम क्या करने लग जाए, उसके छोटे छोटे टुकड़े जो है वो करने लग जाए, तो लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आपको मिल जाएगा जिसे आप और ज्यादा कट नहीं कर सकेंगे। और उस पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया था कण का। क्या नाम दे दिया था, कण। ठीक है, पार्टिकल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कण। तो इन्होंने वो नाम क्या दिया था, यही दिया था, क्योंकि इनके नाम से महर्षि कन्नड़ इनका नाम है ना, इन्होंने उस पार्टिकल को क्या नाम दिया था, कण नाम दे दिया था। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, इस चीज को लोगों ने सही माना, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हुई वो हम थोड़ा सा अभी आगे चलकर देखते हैं। देखो, काफी टाइम के बाद, कुछ 390 बिफोर क्राइस्ट, क्या हुआ, ये तो इंडियन फिलोसोफर थे, इन्हीं के हम कह सकते हैं समकक्ष, यानी कि इसी टाइम में या कुछ ही समय बाद एक ग्रीक, ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर, एक ग्रीक दार्शनिक जो थे, वो भी क्या हुए, उन्होंने भी एक ऐसी ही थ्योरी दे दी। ओके, उन्होंने भी सेम ऐसी ही कुछ बातें कही, लेकिन क्या कहा, उन्होंने बोला कि अगर मैं किसी पार्टिकल को या किसी भी एक सब्सटेंस को, पदार्थ को मैं लूं और उसको क्या करूं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे पास लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसे मैं और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकता। यानी कि बातें इन्होंने सेम कही, लेकिन जैसे इन्होंने अपने इस पार्टिकल को या उसको नाम दिया था कण, यहां पर इन्होंने क्या किया, उसे नाम दिया एटोमियो। क्या दिया, एटोमियो नाम दे दिया। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं,
एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, यानी कि हम एटम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो वो जो वर्ड एटम है ना, वो यहीं से ही क्या है, बना है। उन्होंने क्या बोला, एटोमियो उसको कह दिया। बेसिकली एटोमियो का मतलब क्या होता है, अगर आप इस वर्ड को थोड़ा सा देखेंगे तो ए का मतलब होता है अन, ठीक है, और टोमी का मतलब होता है टू कट, यानी कि ऐसी चीज या कोई भी ऐसा पार्टिकल जिसे और ज्यादा कट नहीं कर सकते, जिसे हम कट नहीं कर सकते हैं, जो कैसा होगा, अनडिविजिबल होगा, या फिर इसे कहेंगे वो अविभाजित होगा, जिसे हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मान लीजिए अगर आप में से कोई स्टूडेंट बायोलॉजी के हैं तो उन्होंने कुछ टर्म्स जो है ना ऐसी जरूर पढ़ी होंगी जहां पर हम क्या करते हैं, इस वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आप लोगों ने वासेक्टोमी के बारे में पढ़ा होगा या ट्यूबेक्टोमी, ये वर्ड्स पढ़े होंगे जहां पर फेलोपियन ट्यूब्स को क्या किया जाता है, कट। बेसिकली सर्जरी के टाइम पर फेलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है, तो वहां पर हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये टॉमी जो वर्ड है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है। ओके, और क्योंकि हमारी जो साइंस है, चाहे हम बायोलॉजी की बात करें या फिर हम केमिस्ट्री की बात करें, तो इसमें बहुत सारी हमें ऐसे जो वर्ड्स हैं वो ग्रीक लैंग्वेज के ही मिलते हैं। ऐसी काफी सारी टर्म्स होंगी, तो यहाँ पर इसका यूज भी इसीलिए हुआ है। तो ऐसा पार्टिकल, ऐसा कण जिसे हम और ज्यादा कट नहीं कर सकते, वो क्या है, एटोमियो है। ठीक है, इन्होंने ये बात बिल्कुल कही, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हुई क्योंकि देखो जहां मैं जिस टाइम की बात कर रही हूँ, जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पर ऐसे कोई साइंटिस्ट नहीं थे, या फिर इनसे इतनी बड़ी गलती ये हो गई थी कि जितनी भी बातें उन्होंने क्या किया, लोगों को बताई, या फिर उनके बाद जो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं, जो भी लोग पढ़ने जाते थे, उन्हें ये चीजों के बारे में बताया, ये उस चीज को रिटर्न में नहीं दे पाए। अब देखो आज के टाइम में क्या होता है ना, कोई भी नई डिस्कवरी होती है तो उससे रिलेटेड हर एक चीज को, या जो कोई कैलकुलेशन की है, कोई भी चीज जो यूज हुई है, क्या करना पड़ता है, रिटर्न में उस चीज को देना पड़ता है। एंड देन पूरे साइंटिस्ट की या फिर वर्ल्ड के सभी साइंटिस्ट की एक जगह पर कॉन्फ्रेंस होती है, जहां पर जो भी या साइंटिस्ट ऐसे होते हैं जिन्होंने जो डिस्कवरी की होती है या कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा किया होता है, उसे वो सबके सामने क्या करते हैं, ठीक है, परफॉर्म करते हैं। रिटर्न में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखकर उसको सारी चीज दी जाती है। एंड देन जब मैक्सिमम जो भी हैं लोग, वहां के अथॉरिटी जो भी होती है, वो उसको अप्रूवल दे देती है, तो उस चीज को सही माना जाता है। तो ऐसा उस टाइम पर कुछ भी नहीं था, तो इन्होंने लोगों को बताया, लोगों ने सुना, और सुनकर क्या कर दिया, अनसुना कर दिया, कोई रिटर्न में ऐसी चीज आई नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इतना काम जो इन्होंने किया, लेकिन यहाँ पर ये थोड़े से हम कह सकते हैं फेल हो गए। एंड देन उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, डाल्टन। तो डाल्टन ने कुछ 1800 में क्या किया, अपनी थ्योरी जो थी वो दे दी, और उन्होंने बात किसकी कही, इनकी ही कही, और अपनी थ्योरी दे दी। यानी कि पहले वाली चीजों को, सुनी सुनाई चीजों को थोड़ा सा समझा, एंड देन अपना एक पूरा सिद्धांत, अपना एक पूरा प्रिंसिपल जो है वो लोगों के सामने रख दिया। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि इसका जो काम था ना, ठीक है, वो इसका खुद का नहीं था। इट मीन्स कि इन्होंने काम किया है दूसरों के पॉइंट्स को चुराकर। पहले किसी फिलोसफर ने जो काम कर दिया है, जो बातें कह दी हैं, उनको चुराया, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, और नए तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया, रिटर्न में दे दी, और हर चीज, ठीक है, और इसकी वजह से इनको जो है अप्रूवल मिल गया, उस चीज को बिल्कुल सही भी मान लिया गया। तो यहां से अब मैं स्टार्ट करूंगी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो थी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जितनी बातें इन्होंने अपने उस प्रिंसिपल में कह दी थी, उस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट इन्होंने दिया था, ठीक है, हाँ जी, एटोमियो वर्ड जो था उसको क्या कर दिया था, नाम चेंज करके एटम नाम जो है वो रख दिया था। यानी कि परमाणु जो नाम है वो किसने दिया था, डाल्टन ने ही दिया था। ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। देन उसके बाद जो दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा उस एटम के बारे में या परमाणु के बारे में, कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। इट मीन्स कि ये एक उदासीन कण है, इस पर किसी भी तरह का चार्ज जो है या आवेश जिसे हम कहते हैं वो प्रेजेंट नहीं होता है। क्या है, जो एटम है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, किसी भी तरह का चार्ज जो है एटम पर प्रेजेंट नहीं होता है। कब, जब वो अपनी एक क्या हो, नॉर्मल स्टेट में हो। अभी तक जहां जितना इन्होंने समझा था
तब तक उन्होंने यही बात कही थी। वो अलग बात है कि आगे जो थ्योरीज आई तो उन्होंने बहुत सारी अलग अलग चीजें जो है वो डिस्कवर कर दी, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो बातें किसने कही थी, डाल्टन ने कही थी कि ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इट मींस कि ये क्या है, एक उदासीन कण। हाँ जी, फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो इन्होंने बोला कि ये स्मॉलेस्ट, एक क्या है, स्मॉलेस्ट एंड अनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि एक बहुत ही छोटा व अविभाजित कण है। कैसा है, छोटा व अविभाजित कण है। इसका मतलब बहुत ही छोटा हो, जैसे होता है ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हर चीज का छोटे से छोटा जो टुकड़ा या कण ऐसा होगा, पार्टिकल ऐसा होगा जिसे हमें एटम कहना है। और क्योंकि वो सबसे बारीक है तो उसे हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसे और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, कट नहीं कर सकते हैं। तो ये 3 पोस्टुलेट जो थे वो इनके सबसे बेसिक पोस्टुलेट थे इनकी थ्योरी। ठीक है, देन उसके बाद इन्होंने फोर्थ जो बात कही, प्लीज इसको साथ के साथ नोट जरूर करते जाएं, चाहे जैसे करें, चाहे अपने किसी शॉर्ट मेथड से करें या जिस तरीके से भी आप उसे समझते हैं, बट आप इसे नोट जरूर करें। हाँ जी, फोर्थ जो बात इन्होंने कही, आप लोगों ने पढ़ा था ना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, तो उसी मास कंजर्वेशन के लॉ को उन्होंने उठाया वहां से और एक नई बात जो थी वो किसके बारे में लिख दी, एटम के बारे में लिख दी। जैसे हमने मास कंजर्वेशन में द्रव्यमान संरक्षण के नियम में पढ़ा था कि जो द्रव्य होता है उसे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने सेम बातें एटम के लिए लिखी कि एटम, हाँ जी, कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि जो एटम होता है उसे हम बना नहीं सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। परमाणु को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है व न ही नष्ट किया जा सकता है। ना ही हम किसी भी तरीके से परमाणु को बना सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। जो एटम एग्जिस्ट करता है, आप कभी किसी भी एटम को खत्म नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं कि ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको पूरी तरीके से क्या कर दूं, तोड़ दूं, और मैं उम्मीद करूं, मैं ये होप करूं कि इसका जो एक बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल होगा जिसे हमने एटम बोलना है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, एटम को हम नहीं नष्ट कर सकते। और अगर मैं चाहूं कि मैं देखो क्या कर सकती हूँ, मैं किसी भी चीज को बनाकर एक नया जो पदार्थ है वो तो बना सकती हूँ, मैं कोई भी मैटर जो है बना सकती हूँ। ओके, जैसे हम क्या करते हैं ना, अलग अलग कंपाउंड जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, हम लेबोरेटरीज में जो अलग अलग यौगिक हैं उन्हें बनाते हैं, लेकिन क्या हम उस एक एटम को बना सकते हैं जिससे वो पूरा का पूरा यौगिक बने? तो नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हम क्या करते हैं ना, किसी भी, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स को लेते हैं, सिर्फ उनकी रिएक्शन करवाते हैं और कोई नई चीज जो है बना सकते हैं। लेकिन क्या उस जो आपने रिएक्टेंट की फॉर्म में कंपाउंड लिया है उसका एक सिंगल एटम क्या करें, आप ले लें और उसे बनाएं? ऐसा नहीं होगा। इस आपको, ठीक है, इस मार्कर में भी आपको लाखों की संख्या में जो परमाणु है वो मिलेंगे। ठीक है, कम से कम आपको मतलब लाखों की संख्या में जो एटम्स हैं वो आपको क्या है, इसमें मिल सकते हैं। तो मैं चाहकर भी उस सिंगल एटम को बना नहीं सकती और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये 4 पॉइंट जो थे वो उन्होंने अपनी बात में कहे। और 5th पॉइंट जो आ रहा है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ढंग से समझिएगा। हाँ जी, सेम टाइप ऑफ मैटर हैव सेम एटम्स इन नेचर, यानी कि क्या हो जाएगा, जो पदार्थ है, जो मैटर है, द्रव्य है, उसमें एक टाइप का जो द्रव्य होगा, एक प्रकार के द्रव्य में या फिर सेम मैटर में, ठीक है, जो जितने भी आपको एटम्स मिलेंगे वो सभी क्या होंगे, गुणों में समान होंगे। मैं लिखूंगी क्या, हाँ जी, समान पदार्थों में सभी परमाणु भी समान होते हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझना, चाहे तो आप इसे अपनी लैंग्वेज में जैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस चीज को समझें। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो क्या हुआ, 11th क्लास में, ठीक है, कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं,
चाहे 20 हो, 30 हो, 50 हो, जितने भी स्टूडेंट होंगे, तो क्या वो सभी स्टूडेंट जो हैं उनके, ठीक है, जो बेसिक कैरेक्टर्स होंगे वो कुछ सेम होंगे? यानी कि यहाँ पर मैं हर एक का पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ कि सभी को क्या करना होगा, केमिस्ट्री पढ़नी होगी, सभी को बायोलॉजी पढ़नी होगी, सभी को फिजिक्स पढ़नी होगी, या अगर आपके पास कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो क्लास के हर एक स्टूडेंट को वो चीज पढ़नी होगी। सभी को लैंग्वेज सेम लेनी होगी, यानी कि हिंदी मीडियम या फिर हिंदी का सब्जेक्ट लेना होगा या इंग्लिश का लेना होगा, बिल्कुल चीज। तो सबके लिए टाइम टेबल क्या होगा, स्कूल का बिल्कुल एक जैसा होगा ना। सभी की जो, ठीक है, अगर क्लासेस लगने का टाइम है वो सेम होगा, सभी की जो क्लासेस अगर हम कहें खत्म होने का टाइम है तो वो भी सेम होगा, सभी का स्कूल से घर जाने का टाइम जो है वो सेम होगा, सभी के एग्जाम्स जो है वो बिल्कुल सेम होंगे, एग्जाम्स का जो शेड्यूल होगा वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। तो क्योंकि वो सभी स्टूडेंट क्या है, एक ही क्लास के हैं, तो उनके जो ऐसे कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे, उनकी जो स्पेशलिटी, जो विशेषताएं हैं वो सारी एक जैसी हुई। तो सेम ऐसा किसके साथ होता है, ठीक है, एटम के साथ भी होता है। अगर मैं कहती हूं कि मैंने क्या कर लिया, इसको समझो, अगर मैं कहती हूं कि यहां पर मैंने एक सब्सटेंस ले लिया है और ये मेरे पास क्या है, सोडियम, मैंने कुछ टुकड़ा एक क्या कर लिया, सोडियम का ले लिया, तो इस सोडियम में जितने भी मेरे को क्या मिलेंगे, एटम्स मिलेंगे। हालांकि ये तो मैं बहुत बड़े बड़े एटम्स बना रही हूं, लेकिन इसको सिर्फ समझो, जितने भी एटम्स मुझे यहाँ पर मिलेंगे उन सभी के कैरेक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे, उन सभी के गुण जो होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे। हर एक एटम क्या होगा, दूसरे के जैसा ही होगा। तो ये इन्होंने क्या कही थी, पहली 5 बातें। आई होप आप लोग इसे साथ के साथ नोट जरूर करते जा रहे हैं। अब मैं चलूंगी, इसको थोड़ा सा इरेज करूंगी यहाँ से, और जो आगे के पोस्टुलेट्स जो डाल्टन ने कहे अपनी थ्योरी में वो समझेंगे। हाँ जी, तो देखिए क्या हुआ, जो 4 या 5 पोस्टुलेट्स थे वो हमने पढ़ लिए। अगली बात जो डाल्टन ने कही अपनी थ्योरी में वो क्या थी, वो थोड़ा सा समझो। डाल्टन ने बोला जैसे अभी कि सेम टाइप ऑफ मैटर हैव सेम एटम्स, एक टाइप का या एक प्रकार का जो पदार्थ है उसमें सारे एटम सेम। और दूसरी बात ही इन्होंने क्या कह दी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, की डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट एटम्स। यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे जो भिन्न भिन्न पदार्थों में, ठीक है, हाँ जी, भिन्न भिन्न पदार्थों में परमाणु भी क्या होते हैं, परमाणु भी भिन्न होते हैं। अगर हमारे पास कोई भी 2 अलग अलग टाइप के मैटर हैं तो उनमें जितने भी परमाणु होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, वो सारे एक दूसरे से अलग होंगे। कहने का मतलब ये कि अगर मैंने मान लो यहाँ पर लिया सोडियम और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया, तो सोडियम में जितने भी क्या हो जाएंगे, परमाणु होंगे, वो सारे एक जैसे। क्लोरीन में जितने भी परमाणु होंगे वो सारे एक दूसरे के जैसे। लेकिन अगर मैं इस क्लोरीन के एक परमाणु की, सोडियम के एक परमाणु की और क्लोरीन के एक परमाणु की बात करूं तो ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, भिन्न होंगे। इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। गुण भी सारे कैसे होंगे, अलग अलग। इट मीन्स कि कोई एक पदार्थ का हमारे पास कोई परमाणु है, दूसरे पदार्थ का कोई एक परमाणु है, तो उनके गुण हैं वो कभी समान, बिल्कुल सेम नहीं हो सकते। उनमें कोई ना कोई जो भिन्नता होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो डिफरेंस है वो आपको जरूर मिलेगा। ये बातें जो थी इन्होंने क्या की थी, अपने पोस्टुलेट में की थी। और उसके बाद एक लास्ट पोस्टुलेट और दिया। इन्होंने क्या किया, कुछ बातें पहले से उठाई, लिख दी, मास कंजर्वेशन की बात की, ठीक है, वो भी रूल उठाया, यहाँ पर रख दिया। ये जो अभी हमने 5th और 6th नंबर पे पोस्टुलेट पढ़ा वो भी चीज की सेम है, पदार्थ तो सेम, एटम डिफरेंट है तो डिफरेंट एटम। 7th जो इन्होंने पोस्टुलेट उठाया, आपको याद है हमने पढ़ा था कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ, ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, स्थिर अनुपात का नियम है, ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो यहां से इन्होंने क्या बोला कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, हाँ जी, बट दे डू सो इन अ फिक्स्ड रेशो। इस चीज को थोड़ा सा समझिए, लिखा क्या हुआ है। हाँ जी, इन्होंने बोला कि परमाणु
संयोजित होकर यानी कि आपस में मिलकर कंबाइन होकर अणु या तो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या फिर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ओके, जो भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, वो आपस में रिएक्ट कर आपस में कंबाइन होकर या तो मॉलिक्यूल्स या फिर क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। लेकिन हमेशा एक निश्चित अनुपात में, हमेशा कैसे होंगे, ये एक फिक्स्ड रेशो में ही आपस में कंबाइन होंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है, मान लो वाटर बनाना है, तो एक बार तो वाटर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को ले लिया। अगली बार जब हमने वाटर बनाने की कोशिश की तो हमने क्या कर लिया, दोनों ही 2-2, यानी कि रेशो जो है वो 1:1 ले लिया। नहीं, आप पहली बार अगर ये वाटर बनाएंगे तो बनेगा, आप क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, रेशो चेंज कर देते हैं। तो जैसे ही आप रेशो चेंज करेंगे, ये अब जल नहीं बना, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो बन चुका है। अगर आपको कोई भी एक यौगिक बनाना है तो उसके लिए जो आपके क्या है, परमाणु है, जो एटम्स जिनका आप यूज कर रहे हो, वो ऑलवेज एक फिक्स्ड रेशो में ही कंबाइन होंगे। हम ऐसा कर सकते हैं ना, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है तो इसके लिए 1 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की जरूरत है। हमने ये एक बार फॉर्म कर ली, अब अगली बार हम दोबारा फॉर्म करना चाहते हैं तो हम इसे कह देते हैं कि नहीं, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है, ले लो, और इसको कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं बनेगा, ठीक है, ये बिल्कुल अलग एक सब्सटेंस बन जाएगा। तो जब भी क्या होगा, कोई भी क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है या फिर कोई भी ऐसा कंपाउंड होता है, यौगिक होता है, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशो में ही बनता है। ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप किसी भी मॉलिक्यूल का रेशो क्या करो या उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उनका रेशो चेंज कर दो और मान उसको वही लो। ऐसा करने से उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसके जो गुण हैं वो बदल जाते हैं। जो पूरा का पूरा यौगिक है या अणु है वो भी क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये कुछ बातें जो थी वो किसने कही थी, डाल्टन जो थे उन्होंने अपने, ठीक है, इस एटॉमिक प्रिंसिपल में या एटॉमिक थ्योरी में जो थी कही थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ डाल्टन की जो थ्योरी थी वो आपसे डिस्कस की है। ठीक है, इसके बाद का जो भी और पोर्शन होगा वो हम हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर हम इस लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी रख देते हैं तो काफी चीजें जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करने लगती हैं या फिर थोड़ा सा माइंड में होच पोच हो जाता है। तो ऐसा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम बहुत ही स्लो चलेंगे लेकिन हर एक चीज को, हर एक कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो मैं अपना आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर खत्म करती हूँ और जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए लेक्चर में, जहां पर मैं इससे आगे की जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, अभी तो मैंने एटम की स्टार्टिंग करवाई है, अब हम धीरे धीरे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर तक जाएंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो देखते रहिए सभी लेक्चर्स को बहुत ही अच्छे से, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। जल्दी मिलूंगी मैं आप लोगों से, टिल देन गुड बाय।